गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। शुरू करते हैं आज की क्लास। सब्जेक्ट बही खाता तथा लेखा शास्त्र और बही खाता तथा लेखा शास्त्र में जैसा आप जानते हैं बैंक समाधान विवरण का चैप्टर चल रहा था। आज बैंक समाधान विवरण बनाने की विधि को समझेंगे। प्यारे बच्चों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे 5 क्वेश्चन हम पूछते हैं जिसके जवाब आपको कमेंट में देने हैं और इन 5 क्वेश्चनों के आंसर आपको वीडियो के अंत में मिल जाएंगे। पहला क्वेश्चन है, बैंक समाधान विवरण क्या होता है। दूसरा क्वेश्चन है, बैंक समाधान विवरण किसके द्वारा बनाया जाता है। और तीसरा क्वेश्चन है, बैंक खाता किस प्रकार का खाता है। और चौथा क्वेश्चन है, बैंक खाते का कौन सा शेष होता है। और 5वां क्वेश्चन है, बैंक अधिविकर्ष की दशा में पासबुक का कौन सा शेष होता है। इन 5 क्वेश्चन के आंसर आप सोचिए और कमेंट में लिखिए और इन 5 क्वेश्चनों के आंसर आपको वीडियो के अंत तक मिल जाएंगे। समझते हैं बैंक समाधान विवरण बनाने की विधि को। किस प्रकार बनाया जाता है बैंक समाधान विवरण। प्यारे बच्चों, बैंक समाधान विवरण बनाने से पहले हम जो पासबुक में जो एंट्रियां हैं और जो कैशबुक में एंट्रियां हैं उन एंट्रियों का मिलान करते हैं, क्योंकि बैंक संबंधी सभी लेन देनों का लेखा व्यापारी की कैशबुक में होता है। तो कैशबुक का बैंक कॉलम होता है, उसमें सभी बैंक संबंधी लेन देनों का लेखा होता है। और बैंक में जो व्यापारी का खाता होता है, बैंक जो व्यापारी के खाते में लेन देन लिखता है उसकी नकल पासबुक में होती है। तो जो लेन देन व्यापारी के रोकड़ पुस्तक में लिखे हैं, रोकड़ पुस्तक के बैंक खाने में लिखे हैं, वही लेन देन पासबुक में होते हैं। अब इन दोनों का मिलान किया जाता है, पासबुक की में जो एंट्रियां हैं उसका और कैशबुक में जो एंट्रियां हैं उसका। जो एंट्रियां सेम हैं दोनों में, पासबुक में भी और कैशबुक में भी, दोनों एंट्रियों को चिन्हित किया जाता है। और अब वो एंट्रियां बचती हैं जो चिन्हित नहीं है, अर्थात जो कैशबुक में है वो पासबुक में नहीं है और जो पासबुक में है वो कैशबुक में नहीं है। और उन्हीं के आधार पर बैंक समाधान विवरण बनाया जाता है। अब बैंक समाधान विवरण कैसे बनाते हैं। सबसे पहले कैश बुक के अनुसार या पासबुक के अनुसार बैलेंस लिखते हैं। अब ये बैलेंस धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, क्योंकि बैंक समाधान विवरण एक खाता नहीं होता, एक विवरण होता है। और बैंक समाधान विवरण व्यापारी द्वारा बनाया जाता है। और बैंक खाता जो आपके पुस्तकों में होता है उसका शेष डेबिट भी हो सकता है, क्रेडिट भी हो सकता है, क्योंकि बैंक अकाउंट क्या होता है, एक व्यक्तिगत खाता होता है। जब आप बैंक में पैसे जमा करते हैं तो क्या एंट्री करते हैं, बैंक अकाउंट डीआर टू कैश। और जब पैसे निकालते हैं तो क्या एंट्री करते हैं, कैश अकाउंट डीआर टू बैंक। उसी प्रकार बैंक भी अपने यहाँ लेखे करता है। जब आप पैसा बैंक में जमा करते हैं तो बैंक एंट्री क्या करता है, कैश अकाउंट डीआर टू आपका नाम कस्टमर। और जब आपको भुगतान करता है तब वो एंट्री क्या करता है, कस्टमर डीआर टू कैश। तो जो रकम आपके डेबिट पक्ष में लिखी है कैशबुक के, वो रकम पासबुक के क्रेडिट में होगी। और जो रकम कैशबुक के क्रेडिट में है वो पासबुक के डेबिट पक्ष में होगी। अब सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कैशबुक का जो बैंक अकाउंट है उसका बैलेंस डेबिट है या क्रेडिट है। अगर डेबिट है तो ये बैलेंस धनात्मक बैलेंस कहलाता है। इसका मतलब ये होता है कि व्यापारी का पैसा बैंक में जमा है, बैंक व्यापारी का देनदार है। बैंक अकाउंट का बैलेंस डेबिट भी हो सकता है, क्रेडिट भी हो सकता है। तो जब डेबिट बैलेंस होता है तो वो हमारी संपत्ति होती है, बैंक से हमें वो पैसे लेने का अधिकार है, बैंक में हमारा पैसा जमा है।
और वही बैलेंस पासबुक में क्या होता है, क्रेडिट होता है, क्योंकि बैंक के लिए हम क्या हैं, लेनदार हैं। बैंक हमारे लिए देनदार है और हम बैंक के लिए लेनदार हैं। अब इस बैलेंस के आधार पर हम क्या बनाते हैं, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं। कभी कभी क्या होता है, ये बैलेंस ऋणात्मक हो जाता है। ऋणात्मक कब हो जाता है, जब ओवरड्राफ्ट हो जाता है। ओवरड्राफ्ट क्या होता है, जितनी राशि हमने जमा की है, जब उस राशि से अधिक राशि निकाल लेते हैं, क्योंकि चालू खाते पे सुविधा होती है कि हम जितनी राशि जमा करते हैं और जो लिमिट हमने निर्धारित कराई है उस लिमिट तक हम ओवरड्राफ्ट कर सकते हैं। तो ये ओवरड्राफ्ट कहलाता है। ये क्या होता है, ऋणात्मक शेष हो जाता है। तो ये हमें सबसे पहले ध्यान में रखना है कि जो कैश बुक का बैलेंस है, जो बैंक खाते का बैलेंस है, वो किस प्रकार का बैलेंस है, वो धनात्मक है या ऋणात्मक है। अगर कुछ नहीं कह रखा तो धनात्मक बैलेंस माना जाता है। मतलब कैश बुक का डेबिट शेष और पासबुक का क्रेडिट शेष धनात्मक शेष माना जाता है। और अधिविकर्ष की दशा में पासबुक का डेबिट शेष और कैश बुक का क्रेडिट शेष ऋणात्मक बैलेंस माना जाता है। अब कैसे बनाते हैं बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट लिख लेंगे, क्योंकि ये एक विवरण है, खाता नहीं है, हमने पहले ही आपको बताया। और ये एक निश्चित तिथि पर बनाया जाता है और उस तिथि का नाम लिख देंगे, पर्टिकुलर, प्लस अमाउंट और माइनस अमाउंट। जो राशियां जोड़ी जाने वाली हैं उनको हम प्लस अमाउंट में दिखाते हैं और जो राशियां घटाई जाने वाली हैं उन राशि को हम माइनस अमाउंट में दिखाते हैं। सबसे पहले हम बैलेंस लिखते हैं कैश बुक के अनुसार या पासबुक के अनुसार। बैलेंस देख लेते हैं कि धनात्मक बैलेंस है या ऋणात्मक बैलेंस है। अगर धनात्मक बैलेंस है तो प्लस अमाउंट में लिखेंगे और अगर ऋणात्मक बैलेंस है तो माइनस अमाउंट में लिखेंगे। साधारण तौर पर जो कैश बुक का शेष होता है वो डेबिट शेष होता है। डेबिट शेष क्या होता है, ये धनात्मक होता है, प्लस बैलेंस होता है, तो इसको हम प्लस अमाउंट में लिख देंगे, ये डीआर बैलेंस है। और पासबुक का क्रेडिट शेष होता है तब भी इसको इसी में लिखेंगे। लेकिन जब ओवरड्राफ्ट हो जाता है तब इसको किधर लिखेंगे, तब इसको माइनस अमाउंट में लिखेंगे। अब कौन से आइटम प्लस अमाउंट में लिखने हैं और कौन से एंट्रियां हमें माइनस अमाउंट में लिखने हैं। जो बैलेंस हम यहां लिख रहे हैं उस हम बैलेंस कैश बुक लिखा तो कैश बुक के अनुसार देख सोचेंगे और कैश बुक का मिलान किससे कर रहे हैं, पासबुक से कर रहे हैं। यदि कैश बुक का बैलेंस पासबुक की अपेक्षा कम हुआ है तो क्या कर देंगे, उसको जोड़ देंगे, और अधिक हुआ है तो क्या करेंगे, उनको घटा देंगे। तो ऐसे कौन कौन से आइटम हैं जो जोड़े जाते हैं जिनके कारण कैश बुक का बैलेंस कम हो जाता है और पासबुक का बैलेंस अधिक रहता है, या ऐसे कौन से लेन देन हैं या ऐसी कौन सी एंट्रियां हैं जिनके कारण कैश बुक का बैलेंस अधिक हो जाता है और पासबुक का कम रहता है, उनको समझ लेते हैं। ऐसे चेक जो व्यापारी द्वारा निर्गमित कर दिए गए हैं लेकिन भुगतान के लिए प्रस्तुत नहीं हुए हैं, तो इस दशा में क्या होगा, तो कैश बुक का बैलेंस कम हो जाएगा, क्योंकि व्यापारी ने तो चेक काट के दे दिए। जब किसी को हम चेक काट के दे देते हैं तो क्या होगा, हमारा बैलेंस, हम क्या करेंगे, बैंक का बैलेंस कम कर लेंगे। लेकिन वो जिनको हमने चेक काट के दिए थे वो लोग बैंक में पहुंचे ही नहीं भुगतान लेने के लिए, तो पासबुक का बैलेंस क्या है, बढ़ा हुआ है। तो क्या करेंगे, इनको हम जोड़ देंगे। जो चेक हम निर्गमित करते हैं लेकिन उनका भुगतान बैंक से नहीं हो पाता है तो क्या करते हैं, उनको जोड़ते हैं, क्योंकि उनके कारण क्या होता है, कैश बुक का बैलेंस क्या होता है, कम हो जाता है और बैंक का बैलेंस कम नहीं होता है।
ज़्यादा रहता है, तो उनको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। जो राशि किसी व्यक्ति ने हमारे खाते में सीधे जमा कर दी, तो उन राशियों को भी क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे, क्योंकि जो पासबुक का बैलेंस है तो वो तो अधिक हो गया और कैश बुक का बैलेंस कम है, क्योंकि कैश इसे व्यापारी को पता ही नहीं है किसी ने हमारे खाते में राशि जमा कर दी है, तो उसको क्या कर देंगे, हम जोड़ देंगे। बैंक ने हमारी तरफ से जो राशियां प्राप्त की हैं, जो भुगतान प्राप्त किए हैं, उनको भी क्या करेंगे, जितनी भी आय बैंक ने हमारी तरफ से प्राप्त की हैं उन आय को भी हम जोड़ देंगे, क्योंकि कैश बुक का बैलेंस कम हो गया और पासबुक का बैलेंस अधिक है, तो उसके मिलान के लिए क्या करेंगे, हम जितने भी इनकम है तो उसको हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे, प्लस अमाउंट में लिखेंगे। बैंक ने हमारे खाते में ब्याज क्रेडिट किया, क्योंकि ब्याज तो हमें बाद में पता चलता है कितना क्रेडिट किया, तो उससे भी क्या हुआ कि कैश बुक का तो बैलेंस कम है और पासबुक का बैलेंस अधिक है, तो क्या करेंगे, उसको भी हम जोड़ देंगे। अब देखते हैं कौन कौन से घटाने वाली मदें हैं, कौन कौन सी माइनस अमाउंट में लिखे जाने वाली मदें हैं। तो जो चेक हमारे पास आए थे, हमने उनको बैंक में जमा कर दिया, लेकिन उनकी राशि बैंक ने अभी वसूल नहीं की, तो जो चेक जैसे चेक आते हैं तो हाँ, व्यापारी क्या लिखता, तुरंत लिख लेता है, तो उसका तो बैलेंस बढ़ गया, लेकिन पासबुक में वो एंट्री नहीं हुई है उसकी, तो क्या करेंगे, इसको हम घटा देंगे। जो चेक हमने बैंक में जमा किए थे या अनादृत हो जाते हैं वो चेक, तो उनको क्या करेंगे, हम घटाएंगे। बैंक ने हमारी तरफ से जितने भी भुगतान किए हैं तो उनको भी क्या करेंगे, हम घटा देंगे, क्योंकि जब बैंक भुगतान करेगा तो पासबुक का बैलेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, लेकिन हमारा बैलेंस क्या होगा, अधिक रहेगा, तो उनको क्या करेंगे, हम घटा देंगे। बैंक ओवरड्राफ्ट पर इंटरेस्ट चार्ज करा है या कोई खर्चा बैंक ने लिया है, कोई कमीशन लिया है, तो उसको भी क्या करेंगे, हम घटा देंगे। तो कुल मिलाकर ये निष्कर्ष निकलता है, जो भी मदें हैं, जो भी एंट्रियां हैं, जिनके कारण कैश बुक का बैलेंस बढ़ता है, उनको करते हैं, घटा देते हैं, और जिनके कारण हमारा कैश बुक का बैलेंस कम होता है उनको जोड़ देते हैं। तो ये क्वेश्चन है जिसमें डेबिट बैलेंस कैश बुक का दे रखा है 34,080 रुपए, तो 34,080 रुपए हम डेबिट बैलेंस है, तो इसको प्लस अमाउंट में लिख देंगे। और व्यापारी ने चेक निर्गमित किए थे जिसका भुगतान अभी तक नहीं हो पाया है, तो उसको लिख देंगे चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, 12,000 रुपए। एक व्यापारी ने हमारे खाते में सीधे जमा कर दिए हैं, तो इसको लिख देंगे डायरेक्ट अमाउंट डिपॉजिट बाय कस्टमर इन बैंक 6,000 रुपए। और बैंक ने हमारे खाते में ब्याज क्रेडिट किया है, इसको लिख देंगे इंटरेस्ट क्रेडिट इन पासबुक बाय बैंक 880 रुपए। तो ये प्लस अमाउंट में राशि लिखी जानी है। उसके बाद ये ये आइटम 3 आइटम माइनस वाले हैं जो माइनस अमाउंट में लिखे जाने हैं। चेक सेंड टू बैंक बट नॉट कलेक्टेड, जो चेक बैंक में भेजे गए थे लेकिन वो वसूल नहीं हो पाए थे, तो उनकी राशि को हम माइनस अमाउंट में लिख देंगे 20,400 रुपए। अमाउंट पेड बाय बैंक, बैंक ने हमारी तरफ से भुगतान किया है लाइफ इंश्योरेंस का और रेंट का, उसको भी हम लिख देंगे 1,800 रुपए और 1,200 रुपए। बैंक ने कुछ चार्ज डेबिट किए हैं पासबुक में, तो उसको भी लिख देंगे माइनस अमाउंट में 200 रुपए। और इस प्रकार हम टोटल कर लेंगे, और ये टोटल जो आता है वो प्लस अमाउंट का 52,960 रुपए और माइनस अमाउंट का आता है 23,600 रुपए। अब इसका बैलेंस निकाल देंगे, 52,960 में से 23,600 रुपए घटा देंगे। इस प्रकार 29,360 रुपए या आपका क्रेडिट बैलेंस ऑफ पासबुक आपका आ जाता है। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अरे बच्चों, इसी क्वेश्चन को आप दूसरे तरीके से करते हैं। वैसे लिखिए, सबसे पहले बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 मार्च 2019, जिस तारीख को हम स्टेटमेंट बनाते हैं वो तारीख डाल देते हैं। पर्टिकुलर अमाउंट, इसमें अमाउंट लिखेंगे,
इसमें प्लस अमाउंट और माइनस अमाउंट नहीं लिखेंगे, केवल अमाउंट लिखेंगे। और सबसे पहले जिस बैलेंस के अनुसार आप बना रहे हैं, कैश बुक के बैलेंस या पासबुक के बैलेंस के अनुसार बना रहे हैं, उसको बैलेंस को लिख दीजिए। डीआर बैलेंस एज पर कैश बुक, पासबुक के अनुसार भी बना सकते हैं। तो डीआर बैलेंस एज पर कैश बुक लिख दिया और ये हमने इधर लिख दिया लास्ट वाले कॉलम में 34,800 रुपये। उसके बाद हम क्वेश्चन को पढ़कर देख लेते हैं कौन से आइटम जुड़ने वाले हैं और कौन से घटने वाले हैं। तो ऐड लिख दिया और जो आइटम जुड़ने वाले हैं उनको ऐड में और जो घटने वाले हैं उनको लेस में। तो चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, इसको ये जोड़ने वाला आइटम है, इसको लिख देंगे 12,000। डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर इन बैंक 6,000। इंटरेस्ट क्रेडिट इन पासबुक बाय बैंक 880। अब इनको हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, टोटल कर लेंगे और टोटल करके उसे बैलेंस में ऐड कर देंगे। तो ये टोटल 18,880 रुपये हो गया और इसको हमने जो बैलेंस लिखा है उसमें हमने जोड़ दिया 52,960 रुपये हो गए। उसके बाद जो आइटम घटाने वाले हैं उनको हम क्या कर देंगे, लेस में लिख लेंगे। चेक सेंड टू बैंक बट नॉट कलेक्टेड 20,400। अमाउंट पेड बाई बैंक लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम रेंट, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम 1,800, रेंट 1,200। बैंक चार्ज डेबिटेड इन पासबुक बाई बैंक 200। अब जितने भी लेस वाले आइटम हैं उनको सबको लिख लिया और इनका टोटल करके इसको घटा दिया। ये टोटल आया 23,600 और इसमें से 52,960 में घटा दिया 29,360 रुपये ये बैलेंस आ गया। यहाँ कैश बुक लिखा तो यहाँ क्या लिखेंगे, पासबुक लिखेंगे। तो ये पासबुक का कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है और ओवरड्राफ्ट के दशा में क्या होता है, डेबिट बैलेंस हो जाता है। तो ये क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक हो गया। अब ये पासबुक के अनुसार भी कर सकते थे, तो पासबुक का बैलेंस फिर यहाँ लिखते हैं। अब ये जो लेस वाले आइटम है ये ऐड में चले जाते हैं और ऐड वाले आइटम लेस में जाते हैं, क्योंकि जो कैश बुक और पासबुक में अपोजिट लेखे होते हैं। कैश बुक में जो डेबिट पक्ष में एंट्री होती हैं वो एंट्री पासबुक के क्रेडिट में होती हैं और कैश बुक में जो क्रेडिट में होती हैं वो पासबुक के डेबिट में होती हैं। तो इस प्रकार जब हम जो भी बैलेंस लिखते हैं उसी के अनुसार हम सोचते हैं कि बैलेंस किन के कारण वो बैलेंस घटा है और किन के कारण बढ़ा है। तो अगर बैलेंस हमारा घटता है तो उनको कर देते हैं, जोड़ देते हैं, और अगर बैलेंस बढ़ा है तो हम क्या करते हैं, उनको घटा देते हैं। इस प्रकार प्यारे बच्चों ये बैंक रिकॉन्सिलिएशन आपका बन गया। किसी भी प्रकार आप बना सकते हैं, पहले विधि से ही बना सकते हैं, दूसरी विधि से भी, कोई सी विधि से आप बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बना सकते हैं। उम्मीद करते हैं सबकी समझ में ये क्वेश्चन अच्छी तरह से आया होगा और उन 5 क्वेश्चनों के सवाल भी के जवाब भी आपको मिल गए होंगे। धन्यवाद।